अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि इनकम फ्रॉम सैलरी का जो हेड है, इसके अंदर हमने जो इनकम है वो रिसीट्स बेसिस के ऊपर टैक्स करवानी। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी में जब आपको सैलरी रिसीव हो जाएगी, वो अमाउंट आपकी उस टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगी। एक टैक्स ईयर अगर 2024 है तो 24 के अंदर जितनी सैलरी आपको मिल गई वो आपकी टैक्स होगी, ना कि जितनी आपने अर्न की। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें ये समझा जाएगा कि आपको सैलरी जो है वो रिसीव हो गई है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में किस किस टाइप्स की इनकम को हम सैलरी का पार्ट समझ सकते हैं, या क्या क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी की शक्लें हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो सबसेक्शन 2 है ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि आपके पास जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो इन इन सूरतों में आपके सामने आ सकती है। ठीक है, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, कल को जब आप क्वालिफाई करने के बाद अगर टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं, आपके पास कोई आपका क्लाइंट आता है तो वो आपको बताएगा कि मैंने ये इनकम जो है वो कमाई है और ये मेरी एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन से रिलेटेड इनकम है। मतलब ये मुझे मेरे एम्प्लॉयर से मिली है। तो उसमें से कौन कौन सी जो है ना वो बेनिफिट्स जो आपको लगेंगे कि ये सैलरी का पार्ट होने चाहिए, वो आज हम डिस्कस करने लगे। ठीक है, सैलरी जो रिसीव होती है एक एम्प्लॉय को उसकी एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, वो दो सूरतों में हो सकती है, या तो वो रेवेन्यू में हो सकती है या कैपिटल नेचर में हो सकती है। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ आर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग। अच्छा, अब आगे एक लिस्ट आने लगी है। वो लिस्ट जो है वो आपको बता रही होगी कि सैलरी जो है वो चाहे रेवेन्यू की नेचर में हो या चाहे कैपिटल की नेचर में हो, वो ये जो है ना इन इन शक्लों में आपके सामने आएगी और इसको आप इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम जरा रुक के ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में क्या फर्क है। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं उनकी एक एग्जांपल है आपके पास, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। उसका नाम है गोल्डन हैंडशेक रिसीट। ठीक है, गोल्डन का मतलब क्या है कि सोने वाला। ठीक है, सोने का हाथ जो कि मिलाते हैं तो फिर आपको रिसीट होती है। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक, हैंडशेक का मतलब क्या है? हाथ मिलाना, और वो भी सोने का हाथ मिलाना। मतलब इतना फायदेमंद वो हाथ मिलाना हो कि आपको उसके अगेंस्ट जो है ना वो एक किस्म का सोना मिल रहा हो। ये रिसीट्स मिलती हैं सम टाइम किसी भी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इसके पीछे पर्पस क्या होता है वो जो है वो आपको आगे चल के डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी रीज़न से अर्ली रिटायर करवाना चाह रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो वो हो सकता है आपके साथ एक हैंडशेक करना चाहे कि भाई आप मेरे से इतने पैसे ले लो, ठीक है, और आप अर्ली रिटायर हो। जो ये मैंने एक आपको बेसिक सी छोटी सी इसकी एग्जांपल दे दी। ठीक है, ये जो गोल्डन हैंडशेक रिसीट्स होती हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती। ठीक है, ये वन ऑफ बेसिस के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, शायद आपके करियर में एक दफ़ा, वो भी नॉर्मली नहीं हो रहा होता, कभी कभार ऐसा होता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब एम्प्लॉयर के ऊपर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर हो या किसी और वजह से वो आपको अर्ली रिटायर करवाना चाह रहा हो, तो वो आपको ये एक ऑप्शन देता है कि आप गोल्डन हैंडशेक जो है वो लेके आप रिटायरमेंट ले लो। ठीक है, ये वन ऑफ है। ये सीट वन ऑफ है, एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये उसको शायद एक आधी दफा मिले। सो ये क्या है? ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। ठीक है, ऐसी रिसीट्स जो रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रही होती, वन ऑफ होती है, उसके कम चांसेस होते हैं, कभी एक दफ़ा करियर में मिल जाए, उसको हम कहते हैं कैपिटल नेचर की रिसीट्स। जबकि जो रेवेन्यू रिसीट्स है ना, ये रेगुलर रूटीन में आपकी जो है ना वो चल रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको हर महीने जो है वो 2 लाख 3 लाख सैलरी मिल रही है, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, सो दोनों में फ़र्क क्या है? जो रेवेन्यू रिसीट है वो ऑन गोइंग पेमेंट्स है। ठीक है, जो आपको एम्प्लॉयर दे रहा होता है, वो हर मंथ आपको मिल रही होंगी। जो कैपिटल रिसीट्स है ना, वो वन ऑफ पेमेंट्स हैं फ्रॉम एम्प्लॉयर।
नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास लिस्ट आ रही है, ठीक है। उस लिस्ट में रेवेन्यू नेचर भी होगी, कैपिटल नेचर भी होगी। बट ये लिस्ट शो क्या कर रही है, ये लिस्ट ये हमें बताएगी कि आपकी ये जो लिस्ट में जितने भी हेड्स आ रहे हैं, कौन से सैलरी का पार्ट समझे जाएंगे और कौन से सैलरी का पार्ट नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहली लिस्ट के मुताबिक हमारे पास जो 2 का सब सेक्शन है वो ए है। मतलब ये हमारे पास अब ये है, इसमें काफ़ी सारे जो है ना आपको ऐसी आइटम्स नज़र आ रही हैं जो सैलरी में इंक्लूड होंगी, ठीक है। हम वन बाय वन उन सबको समझेंगे। बट ये सैलरी के कंपोनेंट्स हैं, सैलरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो आपकी सैलरी की डिफरेंट सूरतों में आपको सैलरी मिल सकती है, वो डिफरेंट सूरतें हैं ये, ठीक है। सैलरी में क्या क्या आ जाता है, सैलरी में आ जाता है एनी पे, ठीक है, आपको जो तनख्वाह मिलती है, एनी वेजेस आपको जो दिहाड़ी मिलती है, और रेमुनरेशन आपको जो जैसे डायरेक्टर्स होते हैं उनको जो सैलरी मिल रही होती है, ठीक है। बेसिकली ये तीनों अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं, ये मंथली बेसिस के ऊपर मिल रही होती हैं तीनों, या वेजेस इवन के डेली बेसिस पे भी मिल सकती हैं, ठीक है। पर ये क्या होता है कि आपके काम के एवज जो आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो एक आपको तनख्वाह कह लो आप, वो है, ठीक है। एनी पे वेजेस और रेमुनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय को दिया जाए, इंक्लूडिंग, अब इसके अंदर शामिल होगा लीव पे, ठीक है, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव्स, ठीक है, ओवर टाइम, बोनस, ठीक है, कमीशन, फीस, ग्रेजुटी, और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ठीक है। ये अब क्या होते हैं वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सो ये हमें बताया गया कि भाई आपकी जो वेज होती है, एनी वेज, सॉरी एनी पे, एनी वेज और एनी रेमुनरेशन जो कि एम्प्लॉय को मिल रही होती है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है लीव पे, पेमेंट इन ड्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेजुटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ये सारे क्या समझे जाएंगे, ये आपकी सैलरी समझी जाएगी, ठीक है। अब 3 मेन है, ठीक है। एक है पे, आपने याद कैसे करना है, एक है वेज और एक है रेमुनरेशन, ठीक है। और इनमें और का वर्ड आ रहा है कि या तो पे की सूरत में आपको मिल सकता है, या वेज की सूरत में मिल सकता है, या रेमुनरेशन की सूरत में मिल सकता है, इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल होंगे वो, फिर हमने ये 1 से लेके 8 तक सब पॉइंट्स इसके पढ़े कि ये भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लीव पे क्या होती है? अच्छा, लीव पे बेसिकली ना आपको, जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, जैसे सरकारी आप अगर जॉब कर रहे हो, तो आपको कहा जाता है कि भाई 1 साल के अंदर ना से आपको 23 जो है ना वो छुट्टियां दी जाएंगी, ठीक है। ये 23 छुट्टियां जो होंगी, ये आपके उस पूरे इस साल का हिस्सा समझी जाएंगी, और ये पेड लीव्स होती हैं, ठीक है। मतलब एक एम्प्लॉय बेचारा पूरा साल अगर काम कर रहा है, तो उसको पूरे साल में काम करने के एवज जो है वो 23 दिन की छुट्टियां तो दे देनी चाहिए, ठीक है। अब ये 23 छुट्टियां वो एम्प्लॉय चाहे तो पूरे साल में रैंडम बेसिस पे ले ले, चाहे तो एक साथ ही ले ले और लॉन्ग वेकेशन पे चला जाए, ठीक है। बट इन छुट्टियों के पैसे नहीं काटे जाएंगे, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि भाई आपको साल के अंदर इतनी छुट्टियां अलाउ है, ठीक है। तो लीव पेज होती हैं, ठीक है। लीव पे का मतलब होता है कि पेड टाइम ऑफ वर्क, मतलब आपने टाइम से छुट्टी ले ली, लेकिन वो आपको पे करता रहेगा आपका एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईच ईयर अलोइंग टू टेक रेस्ट वेकेशन सीटीसी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने अभी ये पढ़ाया ना, ये तो आपके टैक्स की ही जो है ना वो सेक्शन है, तो इनको तो याद करना है आपने। बट ये जो आप मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो इस बॉक्स में है, ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ होनी चाहिए ये चीज़ें क्या है, बाकी इनको रटा रुटा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो लीव पे क्या होती है कि आप लीव पे हो लेकिन आपको पे मिल रही है, तो वो भी सैलरी का पार्ट समझा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है उसकी एक मंथ की सैलरी जो है
1 मंथ सैलरी जो है वो 20,000 है, ठीक है। और आपको बता रहा है वो आपके पास, आप कंसल्टेंट उसके, वो आपको आके बता रहा है कि सर मेरी 1 महीने की सैलरी है 20,000, ठीक है, मैं पूरा साल जॉब करता रहा हूँ, मुझे पूरे 12 महीने की सैलरी मिली है, लेकिन इस पूरे साल में मैं जो है वो तकरीबन 28 दिन के लिए छुट्टियों पे था, लेकिन मुझे सैलरी दी गई। तो अब आपने ये नहीं करना कि जो छुट्टियों पे था तो उसकी जो सैलरी है वो सैलरी का पार्ट नहीं बनाना, भाई वो भी सैलरी ही है, और वो सैलरी उसको लीव पे की सूरत में मिली है, वो भी सैलरी ही समझी जाएगी, और आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको अगर 12 मंथ की सैलरी मिली है तो आपके ये 12 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास पूरी साल की सैलरी आएगी, ठीक है। सो ये लीव पे था। नेक्स्ट है पेमेंट इन लीव ऑफ लीव्स, ठीक है। ये ऊपर वाले से ही लिंक कॉन्सेप्ट है। एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको, ये एम्प्लॉई है, उसको पूरे साल में इजाज़त है कि वो 23 छुट्टियां कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसने 23 छुट्टियां नहीं की, ठीक हो गया। अब उसको ना छुट्टियां करने की वजह से, देखें वो अगर छुट्टियां करता भी 23, तब भी उसको 12 महीने की सैलरी तो मिलनी ही मिलनी थी, क्योंकि उसका वो राइट था छुट्टियां करना। बट उसने छुट्टियां नहीं की और उसकी जगह पे वो ऑफिस आता रहा। अब उसको इन 23 छुट्टियों के अगेंस्ट जो है कुछ पैसे दिए जाएंगे, जो उसने काम किया, मतलब एक बंदे का क्या वो छुट्टी कर सकता था, उसने नहीं किया, वो आ रहा है अगर ऑफिस, वो काम कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ठीक है। उसको जो पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव्स, पेमेंट अगेंस्ट द वर्क डन ड्यूरिंग द ऑफिशियल लीव्स, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल लीव्स आपकी हैं और उस दौरान आप काम कर रहे हो, तो जो आपको पेमेंट मिलती है उसको कहते हैं पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव्स, ठीक है। फिर हम कह लेते हैं ओवर टाइम क्या होता है। ओवर टाइम तो एक जनरल टर्म है, आपने सुनी होगी। ओवर टाइम बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन दी जाती है, जो कि आपने अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करने के ऊपर जो है वो आपको एम्प्लॉयर ने दी होती है, ठीक है। नॉर्मली देखें, अगर ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 5, ठीक है, और आपको कहा गया कि भाई आप अगर 5 बजे के बाद काम करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो आप अगर वहाँ पे 10 बजे तक काम कर रहे हो तो ये तो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, 9 to 5। ये जो आपने किया है काम 5 से 10, जो एक्स्ट्रा 5 घंटे आपने काम किया है, ये बेसिकली आपने ओवर टाइम किया है, तो इसकी आपको जो पे मिलेगी उसको हम ओवर टाइम कहते हैं। फिर है बोनस। बोनस क्या होता है? कोई भी पैसा, सम ऑफ मनी, जो कि किसी भी पर्सन की वेज का हिस्सा बना दिया जाता है, उसके सैलरी का पार्ट बना दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया होता है, एज रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। एक बंदा था जो कि सेल एजेंट था, उसने सेल बहुत अच्छी की, ठीक है, तो उसको जो है ना वो बोनस दे दिया कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। एक जो है ना वो ऑडिटर था, उसने बहुत अच्छा काम किया। एक मैनेजर था, एक सीएफओ था, एक जीएम था, जिसने भी बहुत अच्छा काम किया, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाए रिवॉर्ड की सूरत में कि यार तुम बहुत मेहनत की है तुमने, तो ये लो एक्स्ट्रा पैसे, वो क्या कहलाते हैं? बोनस। फिर है कमीशन। कमीशन क्या होता है? कमीशन बेसिकली एक वेरिएबल जो है ना वो कंपनसेशन होती है, मतलब ये फिक्स नहीं होता कमीशन कि कितना आपको हर महीने मिलेगा, ये डिपेंड कर रहा होता है आप किस टर्म के ऊपर कमीशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा है, ठीक है, और ये सेल्स का हेड है, ठीक है। इसको कहा गया कि भाई जितनी सेल होगी तुम्हारे रीजन के अंदर, तुम्हारे एरिया के अंदर जितनी सेल होगी, हर सेल के अगेंस्ट से, कि ये बेचता है शैम्पू, ठीक है, हर शैम्पू के अगेंस्ट तुम्हें 10 रुपये पर शैम्पू जो है, ठीक है, वो दिए जाएंगे एज कमीशन। अब ये कमीशन इसको कैसे मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि सेल कितनी हुई, ठीक है, तो वो वेरिएबल हो सकता है इसने 1 लाख यूनिट्स बेच ली, हो सकता है 2 लाख यूनिट्स बेच ली हो। सो वेरिएबल कंपनसेशन मेथड है वेयर एम्प्लॉय अर्निंग आर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अगर ये ज़्यादा शैम्पू बिकवाएगा तो इसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कम बिकवाएगा तो कम मिलेगा, ठीक है। टिपिकली टाइड विद द वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। नॉर्मली जो है वो वॉल्यूम या वैल्यू ऑफ सेल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है, उसी के ऊपर ही कमीशन दिया जाता है। नेक्स्ट है फी। फी क्या होती है? एडिशनल पे होती है रिलेटिंग टू सम स्पेसिफिक टास्क। कोई खास काम करने के अगेंस्ट आपको फी दे दी जाती है, जैसे कि आपको अटेंड करने पे मीटिंग या कोई भी ऐसा टास्क है जिसके ऊपर आपको मिल रहे होते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये बोनस, कमीशन और फीस, ये एडिशनल काम करने पे, कोई आपको एडिशनल काम किया है उसके अगेंस्ट आपको मिल रहा होता है। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो बोनस मिल गया, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, उस हिसाब से आपको कमीशन मिल गया या उस हिसाब से आपको फी मिल गई, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सैलरी का पार्ट होंगे।
उसके बाद है ग्रेजुटी। अच्छा, ग्रेजुटी क्या होती है? ये बेसिकली रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है, ठीक है। हम इसको ना नॉर्मली रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है, पहले भी विड्रॉ की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है। इसको हम जो है ना आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी इसको हम नहीं करेंगे, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ठीक है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है या अनप्लेजेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है हमारी, या जो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको जो सैलरी मिल रही होती है ना उनके स्टाफ को, वो सैलरी बेसिकली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो एंटी टेररिस्ट फोर्स में है, इसको जो सैलरी मिल रही होगी ना वो सीधी सीधी नहीं होगी कि भाई आज के बाद तुझे हम 90,000 रुपया पर मंथ देंगे, नहीं। इसको सैलरी जो है वो तोड़ के दी जा रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन आगे चल के वो भी देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। इसको जो 90,000 होगा ना उसके ऊपर प्लस कुछ जो है ना वो अमाउंट दी जा रही होगी वो रिस्क को कवर करने के लिए। यार ये बंदा जो है ये आम काम तो नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी एंटी टेररिस्ट फोर्स में है, ये भी एंटी टेररिस्ट फोर्स में, ठीक है। ये क्या है? ये बैठा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। ये कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ना बस कॉल्स वगैरह रिसीव कर रहा है, कहीं से कंप्लेन आ रही है, ये ठीक है। सो ये जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है इसको कम रिस्क है, ये है फील्ड में, ठीक है। ये फील्ड में जाके काम करता है, सो इसको वहाँ पे खतरा है, ठीक है। इसने बेसिकली लॉ को इन्फोर्स करवाना है, या इसने जो है ना वो टेररिस्ट को पकड़ना है, तो इसकी लाइफ को खतरा है। सो इन दोनों की सैलरी 90 नहीं हो सकती। एक बंदा जो काम दोनों ही एक ही जगह पे कर रहे हैं, एक बंदा जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है वो सेफ है, एक बंदा जो फील्ड में जाके ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए जो है खतरा ज़्यादा है। सो दोनों की 90,000 नहीं हो सकती। इसको तो शायद सिर्फ 90,000 दे दी जाए, क्योंकि इसकी जो वर्क कंडीशंस है वो उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट ये जो फील्ड में जा रहा है इसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए, क्योंकि इसकी जान खतरे में रहती है। सो इसको 90,000 के ऊपर प्लस करके हो सकता है 40,000 एडिशनल दिए जाएं, जो कि वर्क कंडीशन को सप्लीमेंट करने के लिए दिए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसे वर्क कंडीशन में काम कर रहा है जहाँ पे इसकी जान को खतरा है, डेंजरस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल लें, तो कोई जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर है, वो ऐसी जगह पे काम कर रही है जहाँ पे जो मटेरियल बनाया जा रहा है वो जो है ना वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। पेंट बन रहा है वहाँ पे, न्यूक्लियर की कोई जो है ना वो रिसर्च हो रही है। इस तरह के जो लोग होते हैं जो ऐसे जो है वर्क कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनके लिए जो है ना वो आप कह लो कि अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, ये खतरा होता है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? ए इज वर्किंग इन अ कंपनी। ए जो है, मिस्टर ए जो है, ये अगर एक कंपनी में काम कर रहा है विच प्रोड्यूस सम मेडिसिन, जो कि मेडिसिन बनाती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सम लिक्विड एवेपोरेट्स विच इज डेंजर फॉर द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कुछ लिक्विड जो है वो एवेपोरेट होता है मेडिसिन बनते हुए, जो कि इंसानी जान के लिए जो है ना वो डेंजरस है। In compensation for working in such dangerous conditions, company pay ₹2,000 per month to employee। बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं। खैर जो भी है, जो भी पैसे दे रहे हैं पर मंथ, वो क्या कहलाएंगे? वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स। इट विल बी सैलरी इनकम फॉर मिस्टर, और ये भी सैलरी इनकम ही समझी जाएगी मिस्टर ए की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ज़रा आपने गौर करना है, हमने क्या कहा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सैलरी के अंदर आएंगी, और हम एक लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लिस्ट में क्या आया था? पे, वेजेस और रेमुनरेशन, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ठीक है। फिर हमने उसको मज़ीद डिटेल में समझा, उसमें जो जो चीज़ें थी। अब हम बी की तरफ आ रहे हैं। ये लिस्ट है बेसिकली जो सैलरी का पार्ट है। एनी पर्क, ठीक है। एनी पर्क जो है ये क्या होता है? इसको हम जो है ना अभी होल्ड करेंगे, ठीक है। इसको आगे चल के हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आई थिंक पैरा 13 के अंदर हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप अभी ये समझो कि ये पर्क जो है ना कोई बेनिफिट होता है, कोई खास बेनिफिट है जो हम समझेंगे कि ये भी सैलरी का पार्ट है। अच्छा, अब आ गया सी, एनी अलाउंस। अलाउंस, इस पे आपने गौर करना। अलाउंस की बात हो रही, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग अ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटीज,
एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस, एक्सक्लूडिंग अलाउंस सोली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा ये जा रहा है कि ये एक बंदा है, ठीक है, इस बंदे को जब हायर किया गया तो इसको कहा गया कि भाई आपको हम सैलरी देंगे 50,000। ठीक है, ये बंदा बहुत ही काबिल था। ठीक है, इसने कहा कि सर ये 50,000 की सैलरी में तो मेरा गुजारा ही नहीं होगा। मैंने जो है वो पाकिस्तान की एक दूर दराज इलाके से आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट पे आ रहा हूँ, आपने मुझे बाकायदा कॉल करके बुलाया है, मैं अपने काम का माहिर हूँ। सो 50,000 में तो मेरा गुजारा नहीं है। ठीक है, मुझे रहने के लिए जो है वो पैसे चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा अच्छा यार, तुम्हें ना हम 50,000 के अलावा कुछ अलाउंस दे देंगे, एक ख़ास फिक्स अमाउंट दे देंगे, अलाउंस फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, जो आपको गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए वो भी हम देते रहेंगे डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे नहीं करो, मंथली बेसिस पे कर लेते हैं। इसने कहा भाई कितने पैसे दोगे? उन्होंने कहा भाई तुम्हें रहने के लिए ना अलाउंस जो हम देंगे वो हम देंगे 20,000। ठीक है, ये पर मंथ दे रहे हैं हम। 50,000 उसकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, अलाउंस उसको कितना दिया जा रहा है? पर कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, अपने रोज़मर्रा के खर्चों को, जिंदा रहने के जो खर्चे कर रहा है उसको पूरा करने के लिए 20,000 मंथली दिए जा रहे हैं। फिर वो कहता है सर मैंने एक घर गुड लेना है, उसके लिए रेंट, ये तो हो गया ना खाने पीने के लिए। ठीक है, मैंने को घर गुड लेना है उसके लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा अच्छा अलाउंस ले लो यार, रेंट का भी। ठीक है, अलाउंस फॉर रेंट या रेंट अलाउंस। इसने कहा सर वो कितना देंगे? इन्होंने कहा भाई 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो 10,000 इसको वो भी हर महीने मिला करेगा। फिर इसने कहा सर वहाँ पे खाली रहना तो नहीं है, वहाँ पे बिजली के बिल आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे गैस का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा। इन्होंने कहा अच्छा चलो रो ना तुम, हम तुम्हें यूटिलिटी अलाउंस भी दे देते हैं। यूटिलिटी अलाउंस भी दे दिया गया 10,000 का। ठीक है, अच्छा इसके बाद उसने कहा भाई मेरे तो छोटे छोटे दो बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए भी तो पैसे चाहिए। मैं 50,000 में तो नहीं कर सकूंगा। ठीक है, इतने दूर से आया हूँ मैं तो यहाँ पे। इन्होंने कहा अच्छा चलो एजुकेशन अलाउंस भी दे देते हैं हम तुम्हें। ये 5,000 एजुकेशन अलाउंस भी दे दिया उन्होंने। ठीक है, इसने कहा कि सर बात सुने, मैं कहीं पे रहूँगा, रेंट पे रहूँगा, आपकी जो फैक्ट्री है वो तो बड़ी दूर है, तो मुझे ना कोई ट्रैवल करने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना। इन्होंने कहा ठीक है, आपको हम ट्रैवल अलाउंस भी देंगे। सही कि 5,000 ट्रैवल अलाउंस भी दे दिया इसको। फिर इसने कहा कि सर देखें, मैं कभी कभी पार्टी भी करता हूँ, मुझे पार्टी करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी काइंडली कुछ करें। इन्होंने कहा अच्छा यार चलो एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको एक मंथली अलाउंस दे देंगे। ठीक है, 5,000। अब चाहे इस 5,000 से तुम जो है कुछ खा पी लो, चाहे जो है वो जाके मूवी देख लेना, ये तुम्हारी इंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस है। ठीक है, इसने कहा कि सर देखिए महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मुझे आप ना कोई महंगाई से जो है ना वो निपटने के लिए भी कोई अलाउंस दें। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस भी तुम्हें हम दे देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा ये ले 5,000 ये भी ले रहे। ठीक है, सो अब हुआ क्या, एक इसकी बेसिक सैलरी थी, प्लस इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिला। ठीक है, उसके बाद इसको रेंट अलाउंस मिला, यूटिलिटी अलाउंस मिला। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन अलाउंस मिला, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, सो ऑन, इसको डिफरेंट अलाउंसेस मिले। ठीक है, सो अब इन सबको सम करके जो इसको एम्प्लॉयर ने पैसे दिए हैं, ये सारा क्या समझा जाएगा? ये समझा जाएगा कि इसको सैलरी ही मिली है, ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है, 50 और 70 80 90 100 1 लाख और 1,10,000। ठीक है, ये इसकी सैलरी समझी जाएगी। ठीक है, अब ये कर क्या सकता था? ये तो कर ये भी सकता था कि ये जाके चुप करके 50,000 जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर टैक्स देने लग गया था। लेकिन हमें टैक्स में ये वाज़ह कर दिया गया कि नहीं भाई, खाली इसके ऊपर बेसिक सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं देना, आपको अलाउंसेस के ऊपर भी टैक्स देना है। ये भी सैलरी का ही पार्ट है। ठीक है, जो भी आपको रिसीट्स हो रही हैं वो अगर इन इन फॉर्म्स में हो रही हैं तो ये आपकी सैलरी ही समझी जाएगी, आपको इसके ऊपर टैक्स देना हो। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक जो हमने बात समझ ली। अच्छा, फिर इसमें एक वर्ड है एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस सोली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। अच्छा, कुछ ऐसे अलाउंस भी दिए जाते हैं जो सिर्फ इस मकसद के लिए दिए जाते हैं कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा कर सको। ठीक है, ये जितने भी अलाउंस है ना, ये अलाउंस की अमाउंट एक फिक्स कर दी गई कि यार हर साल या हर महीने हम तुम्हें इतने पैसे दिया करेंगे इस अलाउंस के एवज। ठीक है, चाहे खर्चा तुम्हारा ज़्यादा आता हो चाहे कम आता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको यूटिलिटी का अलाउंस जो है वो 10,000 दिया गया, तो हो सकता है इसका बिल किसी महीने में 5,000 आ जाए, किसी में 15 आ जाए, लेकिन इसको ये फिक्स कर दिया गया। इसी तरह ये सारे अलाउंसेस फिक्स है। ये तो हो गए वो अलाउंसेस जिसका फायदा किसको हुआ, एम्प्लॉय को। ठीक है, इस एम्प्लॉय को फायदा हुआ इसको। ठीक है, बट कभी कभी कुछ अलाउंसेस ऐसे दिए जाते हैं, अलाउंसेस जो कि सिर्फ आपकी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया कि भाई, इसी बंदे को कहा गया कि भाई आप जल्दी से जागो और आपको ना अभी फ़ौरन कराची निकलना है, वहाँ पे आपकी एक मीटिंग है। सो इसने कहा कि सर मीटिंग के लिए खर्चा चाहिए, ये तो वैसे ही आपको पता है कितना भूखा है, इसने तो यहाँ पे इतना पैसे ले लिए थे इनसे। इसने कहा सर मीटिंग के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे सिर्फ बेसिक सैलरी 50,000 दे रहे हैं। इन्होंने कहा सर आपको जो बाकी अलाउंसेज, इसने कहा सर वो तो लग जाते हैं, वो तो मेरे घर के खर्चों में लग जाते हैं, आपने मुझे अगर कहीं पे मीटिंग पे भेजना है तो मुझे कुछ पैसे पूसे तो देंगे। उन्होंने कहा अच्छा यार ठीक है, आप ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हो कराची मीटिंग के लिए, हम आपको जो है ना वो 20,000 रुपये देते हैं अलाउंस के सूरत में, जाओ जल्दी से और जाके मीटिंग करके सक्सेसफुल से मीटिंग करना, वापस आना। अब ये जो 20,000 रुपये मीटिंग के लिए दिए गए, ये बेसिकली किस लिए थे, ये सोली खर्च किए गए, एक्सपेंड किए गए फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। इससे इस भाई साहब की ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जितने अलाउंसेस थे इससे इसकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा था, तो ये बेनिफिट इसको दे रहे थे, इसलिए इसको इसकी सैलरी के साथ ऐड करके इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दिया। लेकिन ये जो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर कोई अलाउंस मिले जो कि सोली एक खर्चा किया गया परफॉर्मिंग ड्यूटी को, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो ये इसको तो बेनिफिट नहीं दे रही। अब ये तो ज्यादती होगी कि एक ऑफिस के काम के लिए गया है 20,000 और इसने लगा दिए होंगे, मोस्टली तो लगा दिए होंगे, शायद एक आधा हज़ार बच गया उसमें से। ठीक है, लेकिन इसको 20,000 दे दिया गया। इसको कहा गया यार ये तुम्हारे पास 20,000 है, इसी 20,000 में तुमने किराया भी देना है और वहाँ पे जाके रहना भी है, चाहे तो लटक के चले जाओ बस पे किराया बचा लो, चाहे किसी जो है वीआईपी बस पे बैठ के जो किराया ज़्यादा दे लो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये 20,000 हम तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है, इसी 20,000 में तुमने मीटिंग करके आनी है। अब ये 20,000 जो दिए गए हैं ये एक खास ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं, तो इसको हम इसकी सैलरी का पार्ट नहीं समझेंगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस सोली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, तो बेसिकली समटाइम क्या होता है कि आपको कोई अलाउंस दे दिया जाता है, आपको एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है कि यार ये लो पकड़ो, फिक्स अमाउंट है, इसके अंदर तुम चाहे तो कुछ बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन ये ऑफिशियल काम करने के लिए तुम्हें दी जा रही है। ठीक है, इस सारे को खर्च करके ऑफिशियल काम कर लो। ठीक है, ऑफिस का काम कर लो, या चाहे कुछ बचाना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, चुप करके जो पकड़ो ये पैसे और जाओ यहाँ से, ऑफिस का काम करने तुम जा रहे हो। ये इंक्लूड नहीं होगा सैलरी के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ड्यूटी डस नॉट इंक्लूड, आगे बताया गया है हमें कि ये जो बात की है ना हमने कि एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस सोली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब पहले तो ये पॉइंट थी कि ये सैलरी के अंदर शामिल होंगे, इसकी एक एक्सेप्शन बता दी कि ये एक्सेप्शन है जब आप सोली एक्सपेंड करोगे परफॉर्म करते हुए ऑफिशियल ड्यूटी, तो वो अलाउंस जो है वो आपको इन अलाउंसेस के अंदर शामिल नहीं करना, इससे आपकी दाद को फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, अब एक और बता दिया गया आपको एग्जाम्शन कि ये नीचे जो दो पॉइंट आ रहे हैं इनको आप इस पॉइंट के अंदर नहीं डाल सकते। बेसिकली हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि एफपीआर ना अपने आप को कवर कर रहा है, इनकम टैक्स वाले जो है ना वो अपने आप को कवर कर रहे हैं। उन्होंने आपको कहा कि देखो जितने आपको फायदे मिलेंगे ना अलाउंस की सूरत में वो सारे आपकी सैलरी का पार्ट बनेंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो हम आपके साथ ज्यादती नहीं करते, ना इंसाफी नहीं करते, कुछ ऐसे अलाउंसेस भी होंगे जो आप सिर्फ ऑफिशियल काम परफॉर्म करने के लिए ले रहे होगे, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर उनके जहन में एक चीज़ आई होगी कि यार ये जो हमने एक
एक्सक्लूजन डाल दी है ना कि ऑफिशियल काम को परफॉर्म करते हुए आपको अलाउंस मिलेगा, वो आप सैलरी का पार्ट ना बनाओ, इससे तो लोग खेलना शुरू कर देंगे। लोग तो बहुत सारे अलाउंसेस को इधर डाल देंगे कि भाई ये तो मैं ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कर रहा था, इस वजह से मुझे पैसे मिल गए। तो इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया कि भाई हर काम को तुमने इस एक्सक्लूजन में नहीं डाल देना कि ये तो मुझे ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के अगेंस्ट मिले। ये उसने स्पेसिफिकली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दिया। इनको हम कभी भी नहीं समझेंगे, ठीक है, हम नहीं मानेंगे कि तुमने ये दो नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये दो जो है ना वो अलाउंस जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए लगाए। वो क्या है अब जरा समझिएगा। एक्सप्लेनेशन है कि एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड अलाउंस which is paid in monthly salary or fixed basis or percentage of salary। वो कहते हैं देखो, अगर कोई भी अलाउंस तुम्हें फिक्स बेसिस पे मिलना शुरू हो गया ना हर महीने, ठीक है, और वो तुम ये जता रहे हो इनकम टैक्स वालों को कि ये तो मुझे ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के एवज मिल रहा है, तो हम नहीं मानेंगे। अगर कोई फिक्स बेसिस पे मिल रहा है, मंथली मिल रहा हो, ठीक है, मंथली मिलना शुरू हो जाए, वीकली मिलना शुरू हो जाए, डेली मिलना शुरू हो जाए कोई अलाउंस, तो भाई वो क्या है, वो नहीं समझा जाएगा कि तुम्हें ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए वो अलाउंस मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि जब आपको कोई भी अलाउंस जो है वो मंथली बेसिस पे या फिक्स बेसिस पे या परसेंटेज ऑफ सैलरी बेसिस पे मिल रहा हो, तो वो समझा जाएगा कि वो सैलरी का पार्ट है, वो भी इन अलाउंसेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिक्स बेसिस या मंथली बेसिस, या अगर परसेंटेज रखती है कि हर महीने आपको 5% ऑफ सैलरी जो है वो एक अलाउंस दिया जाएगा, चाहे आप उसको कहते रहो कि वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अलाउंस मिल रहा है, लेकिन क्योंकि वो रेगुलर रूटीन में मिलना शुरू हो गया तो अब गड़बड़ है, ठीक है। अब एफबीआर वालों को लग रहा है कि यार तुम हमें हमसे ना अपनी सैलरी बचाने के लिए एक नया अलाउंस डाल रहे हो अपने एम्प्लॉयर को कह के यार मंथली बेसिस पे इतना मुझे ऑफिशियल ड्यूटीज के अगेंस्ट अलाउंस देते रहो, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब तुमने कोई अलाउंस ले लिया, लेकिन वो सारे का सारा एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए नहीं लगा, नेसेसरली नहीं लगा, या एक्चुअली आपने स्पेंड ही नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जो अभी हमने पिछला केस पढ़ा था जिसके अंदर एक हम एग्जांपल पढ़ रहे थे कि उसको 20,000 दे दिए गए कि जब जाके मीटिंग करके हो, ये 20,000 अपनी जेब में डाल के सो गया, ठीक है, और मीटिंग करने गया ही नहीं, और फ़ोन पे बात बूत कर ली, ठीक है। तो फ़ोन का बात बूत करने के बाद इसने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि भाई मैं तो मिल आया हूँ, कोई मसला नहीं, कराची में गया हूँ। इसने ये 2-3 दिन जो है वो अपने घर में पड़ा रहा, रेस्ट किया। उसके बाद कह रहा है कि भाई मैं तो कराची गया हूँ, मैं 20,000 भी मेरे लग गए हैं, सारा कुछ हो गया। तो ये अगर आप ये वाली हरकत करते हो कि आपने वो अलाउंस जो है वो स्पेंड नहीं किया एक्चुअली, या वो लगा ही नहीं काम के लिए, ऑफिस काम के लिए, तो वो आपका इस एक्सक्लूजन के अंदर नहीं आएगा। मतलब कि उसको भी आप इधर लेके आ जाओ, उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है, वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। ठीक हो गया। सो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये जो अलाउंसेस होते हैं ये कोई ख़ास एक फिक्स जो है वो अमाउंट होती है, ठीक है। ये अलाउंसेस जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा होता है एम्प्लॉई को, ठीक है। और ये सारे क्या है, सैलरी का पार्ट समझे जाएंगे। लेकिन एक्सक्लूडिंग एक नेगेटिव बात कर दी कि इसको निकाल के बाकियों की हम बात करें, एक्सक्लूडिंग वो अलाउंस जो सिर्फ जो है ना परफॉर्म करने में ऑफिशियल ड्यूटीज आपको मिले हैं, वो इसमें नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। फिर एक और नेगेटिव बात कर दी, ठीक है, कि इनको इस एक्सक्लूजन के अंदर शामिल नहीं करना। इसका मतलब यह है कि ये भी नेगेटिव बात थी, ये भी नेगेटिव बात थी, तो ये दो जो पॉइंट हैं ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है। मतलब ये सैलरी का पार्ट समझे जाएंगे, ठीक है। सैलरी का पार्ट क्या है, अलाउंस फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल अलाउंस, ये सारे सैलरी का पार्ट होंगे। प्लस अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी, फिक्स बेसिस और परसेंटेज बेसिस, ये भी सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो ये भी सैलरी का पार्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट, ठीक है। ये पक्स वाला पॉइंट तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम ज़रा ये
थोड़े से यहाँ पे अलाउंसेस की बात हुई थी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो बॉक्स में है ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, इसको रटा रोटा नहीं मारना, ठीक है, समझ लो बस इसको। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का मतलब क्या है कि आपको सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मनी दे दी जाती है एम्प्लॉय की तरफ से, ठीक है, टू हेल्प कवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ताकि आप अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर सको। सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है कि एक्स्ट्रा मनी दे दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से, ताकि आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है ना उससे लड़ सको। ठीक है, आपको पता है ना कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही होती है, बल्कि हर टाइम में बढ़ती जा रही होती है, तो उसको निपटने के लिए शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएं कि यार महंगाई हो रही है, चलो थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा कर लो, तो वो भी सैलरी का पार्ट समझे जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है। अच्छा, बाकी अलाउंसेस सिंपल है। रेंट अलाउंस का मतलब है कि रेंट के अगेंस्ट कुछ पैसे दिए गए हैं, ठीक है, कि भाई आपको हम इतने पैसे रेंट के बदले में दिए दें, ठीक है। यूटिलिटी अलाउंस क्या है कि गैस बिजली पानी के बिलों के अगेंस्ट। एजुकेशन अलाउंस क्या है कि तालीम के अगेंस्ट, आपकी अपनी तालीम हो सकती है, आपके बच्चों की तालीम हो सकती है। एंटरटेनमेंट क्या है, खाने पीने के एंजॉय करने के अगेंस्ट। ट्रैवल अलाउंस क्या है, ट्रैवल के अगेंस्ट, ठीक है। ये तो सिंपल अलाउंसेस है। These above allowances are cash allowances. ये नॉर्मली कैश की सूरत में दिए जाते हैं, या बैंक में भी पैसों की सूरत में दिए, लेकिन पैसों की सूरत में दिए जाते हैं। These remain fixed. ये हमेशा फिक्स रहते हैं। Does not affect due to actual expense. इनका एक्चुअल एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूटिलिटी अलाउंस दिया गया, ठीक है, वो दिया गया 15,000, ठीक है। ये था 15,000। हो सकता है कि आपका एक्चुअल जब बिल आए तो वो आ जाए 10,000 का। इसका मतलब यह है कि 5,000 का आपको फायदा हो गया। एम्प्लॉयर वापस नहीं मांगेगा आपसे 5,000। एम्प्लॉय ने एक कमिटमेंट कर लिया कि भाई मैं तुम्हें बिजली के बिल के अगेंस्ट में 15,000 दिया करूंगा, चाहे तुम्हारा 10,000 आए, चाहे तुम ज़्यादा यूज़ करो कम करो, उसको कोई लेना देना नहीं। हो सकता है आपको आ जाए 25,000, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते एम्प्लॉयर को यार 10,000 और दे दे, वो कहेगा भाई अलाउंस कितना था, 15,000, उतना ही मिलेगा, वो कैश में तुम पहले से ले गए, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा एक्चुअल बिल कितना आ रहा है। सो अलाउंसेस जो होते हैं उनको एक्चुअल एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। नो कंसर्न विद एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर डू नॉट आस्क फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयर एक्चुअल एक्सपेंसेस के लिए नहीं मांगेगा। ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए कम हो जाए उससे एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अलाउंसेस की बात कर देते हैं। अलाउंसेस को हम एक इस डायग्राम के साथ में देखते हैं कि कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे, ठीक है। तो अलाउंसेस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो अलाउंसेस होंगे जो नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी होंगे आपको। एक वो अलाउंसेस होंगे जो फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी होगी, मतलब ऑफिस का काम करने के लिए अलाउंस मिल रहा है, या ऑफिस के काम के अलावा अलाउंस मिल रहा है। ऑफिस के काम के अलावा अलाउंस कौन सा हो सकता है, हाउस रेंट, एजुकेशन, यूटिलिटी अलाउंसेस, ईटीसी, हम पढ़ चुके हैं। ये तो टैक्सेबल है, ठीक है। जो नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है, जो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, जो आप ऑफिस का काम नहीं कर रहे वैसे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, वो तो टैक्सेबल है सीधा सीधा। जो आपको ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे कि क्या वो वन ऑफ मिल रहे हैं, जैसे आपको मीटिंग के लिए जो है वो पैसे मिल रहे हो, ठीक है, या आपको स्पेसिफिकली जो है वो कहीं पे ट्रैवल करना है उसके लिए मिल रहे हो, या आपको कोई ट्रेनिंग के लिए भेजना है उसके लिए मिल रहे हो। ये वन ऑफ होती है, ये रूटीन में हर महीने नहीं हो रहे होते, ये कभी कभार के ऐसे जो खर्चे होते हैं जिनके अगेंस्ट आपको अनाउंस मिल जाता है। अगर तो ये वन ऑफ है ना, तो फिर ये टैक्सेबल नहीं है। फिर ये आपको कंफर्म बात है कि ऑफिस का कोई काम था उसके अगेंस्ट मिले, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको मंथली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाए, या वीकली बेसिस पे मिलना, या डेली बेसिस पे मिलना, या परसेंटेज ऑफ सैलरी की बेसिस पे मिलना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये तो रूटीन की बात है। तो अब ये हमारे टैक्स वाले कहते हैं कि ये टैक्सेबल है। देखें इसके पीछे रीज़न क्या है। लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि जहाँ पे वो जॉब करते थे ना, वहाँ पे उनको अगर ये सैलरी स्लिप पे लिख के दिया जाता कि ये रेंट अलाउंस है या एजुकेशन अलाउंस है, मतलब इस लिस्ट में से कोई लिख के दिया जाता, तो उनको पता था कि ये तो मेरा सैलरी का पार्ट समझा जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई आप ऑफिशियल अलाउंस कोई रख दो, ठीक है, देते मुझे हर महीने रहो, लेकिन इसका नाम कोई हम जो है ना ऑफिशियल अलाउंस रख लेते हैं, ठीक है, कि भाई मैं कुछ मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, मंथली बेसिस पे मुझे इतना अलाउंस मिला करेगा। तो एफपीआर वालों ने या इनकम टैक्स वालों ने कहा कि ना भाई,
इतना बेवकूफ़ ना बनाओ कि तुम हर महीने वो फ़ायदा लेते जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि वो मुझे कोई ऑफिशियल काम करने की अगेंस्ट मिल रहा है, तो हम नहीं मानते, हम इसको टैक्स करवाएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो अभी हम पीछे पढ़ के आए ना कंटेंट, वो सारा यही है। ठीक है, और ये उसी का ही एक सम अप है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, an expense of an employee that is paid or reimbursed by the employer other than reimbursement for performing official duties। अच्छा, अब ये उससे मिलता जुलता, ये पिछले से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ये होता था कि आपको एक अलाउंस दे दिया जाता था कि यार ये तुम्हारे कुछ खर्चे आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये अलाउंस ले लो। ठीक है, पहले दे दिया जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय एक्सपेंस कर रहा है, कोई खर्चा कर रहा है, एंड एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय, जिसको बाद में पे कर रहा है या पहले पे कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, या उसको रीइंबर्स कर रहा है कि आप पे कर रहे हो, बाद में आप एम्प्लॉयर से पैसे ले रहे हो। ठीक है, देखो, ये बच्चा जो था, इसने टॉफ़ी खानी थी। ठीक है, ये एम्प्लॉय है किसी का, इसने ये टॉफ़ी खानी थी, तो ये पैसे पहले एम्प्लॉयर से लेके ये टॉफ़ी खरीद ले। ठीक है, ये टॉफ़ी जो है ना, वो कहे कि भाई इतने की टॉफ़ी है, मुझे इतने पैसे दे दो, और टॉफ़ी खरीद दे, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। या ये पहले टॉफ़ी खरीदे और उसके बाद एम्प्लॉयर को आके कहे कि भाई इतने की मैंने टॉफ़ी खरीदी है, इसके बदले में मुझे इतने ही पैसे दे दो, तो इसका मतलब क्या है, रीइंबर्स कर दिया कि भाई उसने जितना खर्चा किया था वो उसको पैसे वापस कर दिए एम्प्लॉयर ने। ये दोनों सूरतों में जो भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रीइंबर्समेंट कहते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय डेट इज पेड और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। ये वाला जो एक्सपेंस जो कि एम्प्लॉयर पे कर दे, एम्प्लॉय का कोई खर्चा जो एम्प्लॉयर पे खुद पे कर दे, या पे एम्प्लॉय करे लेकिन बाद में उसको एम्प्लॉयर पैसे दे दे, ये भी सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सक्लूजन आ गई, अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। अच्छा, अब ये बच्चा अगर जो है कोई काम परफॉर्म करने जा रहा था ऑफिस का, ठीक है, और ऑफिस का काम परफॉर्म करते हुए जाते हुए इसको वापसी पे कहा गया कि यार ये टॉफियाँ ले आ, सारे बच्चों में बांटेंगे। तो ये टॉफियाँ जो ले गया, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं ले गया है, ये तो ऑफिस का काम था। अब इसके अगेंस्ट जितने ये टॉफियाँ लेके आया, उसके अगेंस्ट अगर कोई पैसा मिला तो उससे इसकी ज़ात को कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो इसने ऑफिस का काम किया, तो वो नहीं समझा जाएगा इसकी सैलरी का पार्ट। ठीक है, दोबारा समझिएगा, कोई भी खर्चा जो एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉय की तरफ से दिया जाए पैसों की सूरत में कि ये खर्चा तुम्हारा हुआ है, ये लो पैसे। ठीक है, या उसको खर्चे के अगेंस्ट एम्प्लॉय डायरेक्टली पैसे दे दे, ये क्या हुआ है, रीइंबर्समेंट हो गई। ठीक है, या खर्चे को पे कर दिया एम्प्लॉय ने, ये सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई खर्चा किया है एम्प्लॉय ने अपने ऑफिशियल काम में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गाड़ी मिली हुई है, ठीक है, आप बैंकिंग का काम करते हो और आप गए हुए थे बाहर कहीं, तो आपको फ़ोन आ गया कि भाई इस गाड़ी में पेट्रोल डलवा ला। अब वो गाड़ी किसकी है, ऑफिस की गाड़ी है, आपने उसमें पेट्रोल डलवाया, जब आप वापस आओगे तो आपको उस जितने के आपने पेट्रोल डलवाया उतने के पैसे दे दिए जाएं, तो उससे आपकी दाद को तो कोई फायदा नहीं हुआ, आपने तो ऑफिस की गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो वो नहीं समझा जाएगा आपका सैलरी का पार्ट, अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। या पीछे वाले एग्जाम्पल लेंगे कि आप जो है ना, वो आपको मीटिंग के लिए भेजना था कराची, तो आपको कहा गया कि आप कराची चले जाओ, जो भी खर्चा हुआ वापस आके हमसे ले लेना, तो आप चले गए, वापस आ गए, आपने बिल्स दिए अपने बॉस को, उसने आपको पैसे वापस कर दिए, तो ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं समझा जाएगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन है सी एंड डी की। सी पीछे वाला पॉइंट था अलाउंसेस वाला, ठीक है, वो अलाउंसेस वाला पॉइंट था सी, और ये डी जो है रीइंबर्समेंट वाला है। अ सिंपल rule, all cash allowances and reimbursement of expenses for the purpose other than the performing official duty are taxable as salary। so simple rule अगर simple रखना है, कोई भी अलाउंस हो या reimbursement हो, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी के अगेंस्ट नहीं आपको मिल रहे, तो फिर वो आपकी सैलरी का पार्ट होंगे, आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। All of the expenses incurred necessarily to meet the official duty are not chargeable to tax। और जो भी अलाउंस या रीइंबर्समेंट आपको मिले जो कि आपको सिर्फ इस मकसद की वजह से सोली ये रीज़न हो कि आप ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। रीइंबर्समेंट की समरी देखें तो रीइंबर्समेंट क्या है, दो सूरतों में हो सकते हैं, जैसे हमने अलाउंस के बारे में कहा
एक नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी की रीइंबर्समेंट हो सकती है, एक फॉर ऑफिशियल ड्यूटी की रीइंबर्समेंट हो सकती है। अच्छा, अलाउंस में तो नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी आगे दो हिस्सों में ब्रेक हो गई थी, यहाँ पे सीधा है काम। अगर आपको रीइंबर्समेंट हुई है नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी तो वो नॉट टैक्सेबल है, ठीक है। फॉर ऑफिशियल ड्यूटी सॉरी, अगर कोई काम आपने ऑफिशियल किया है और उसके अगेंस्ट आपको पैसे वापस मिले हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर आपने नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी किया, आपको पर्सनल किसी खर्चे के अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं, तो वो इन सूरतों में मिल सकते हैं कि आपको हाउस रेंट के अगेंस्ट, मतलब आप हाउस का रेंट पे करो, आके बताओ अपने बॉस को इतना हाउस का रेंट दिया है, वो आपको पैसे दे दे, तो ये हाउस रेंट रीइंबर्समेंट हो सकती है। आपके बच्चों के एजुकेशन का खर्चा आप वो करो, उसके बाद बॉस को आगे बताओगे इतना खर्चा हुआ, वो आपको पैसे दे दे। यूटिलिटी का बिल आया, एक्चुअल बिल जितना आपने पे किया वापस आके बॉस को दिखाओ इतना पे किया, वो आपको पैसे दे दे। तो ये कुछ रीइंबर्समेंट की टाइप्स हैं, इस तरह की होती हैं, सेम अलाउंसेस वाली टाइप। अलाउंसेस में ये होता था कि उसका कोई लेना देना नहीं था एक्चुअल एक्सपेंस के साथ, रीइंबर्समेंट का एक्चुअल एक्सपेंस के साथ लेना देना होता है, ठीक है। ये जो भी होंगे ये सारे टैक्सेबल होंगे, जो आपकी पर्सनल आपको फेवर मिल रही है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। अब ज़रा एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं रीइंबर्समेंट का अलाउंस के साथ, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वर्सेस अलाउंस क्या होता है, देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। पेमेंट हुई है एम्प्लॉय को, ठीक है, अगर तो वो प्री डिटरमेंट है या फिक्स है, मतलब पहले से बता दी गई है, जब आपको जॉब मिली आपको बता दिया गया कि भाई रेंट के अगेंस्ट इतने पैसे देंगे, बिजली के बिल के अगेंस्ट इतने पैसे देंगे, या फिक्स एक कर दी अमाउंट के भाई तुम्हें टोटल इतना हम दे दिया करेंगे, ठीक है। अगर तो वो फिक्स है, यस, तो फिर वो अलाउंस है, क्योंकि उसका एक्चुअल के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको खर्चा करते हो वो पहले से डिटरमिन नहीं हुआ होगा कि कितने आपको पैसे मिलेंगे, आपको खर्चा करोगे उसके बाद आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, तो वो रीइंबर्समेंट है, ठीक है। सो रूल क्या है, कोई भी पेमेंट आपको जो मिले अगर तो वो प्री डिटरमेंट है या फिक्स है तो वो अलाउंस होगी, और अगर वो प्री डिटरमेंट या फिक्स नहीं है तो वो रीइंबर्समेंट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, ये है कि क्या ये आपको खर्चा करने से पहले मिले हैं, ठीक है। इज इट पेड बिफोर एक्सपेंस अकर्ड, अगर तो ये खर्चा करने से पहले मिले हैं और प्री डिटरमेंट है कि आपको ये पैसे मिलने हैं, फिर तो 100% क्या है, यस आंसर आए तो 100% अलाउंस। अगर आपको खर्चा करने से पहले नहीं मिले, आप खर्चा करके आए हो उसके बाद मिल रहे हैं और पहले से डिटरमेंट नहीं है, तो फिर क्या है, 100% रीइंबर्समेंट है, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसको एक दफ़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आपको अब इस बात का जो है वो आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन कौन से जो हैं वो एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी सैलरी का पार्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने कहा कि भाई बेसिक जो पे है, वेजेस हैं, रीइंबर्समेंट है, सॉरी रेमुनरेशन है, ठीक है, वेजेस पे रेमुनरेशन, ठीक है, और उसके अंदर कुछ हमने इंक्लूडिंग दिस ये लिस्ट पढ़ी थी ए पॉइंट में। बी पॉइंट में हमने क्या कहा था कि पर्क्स होते हैं, ठीक है, उसका हमने कहा आगे चल के पढ़ेंगे। सी पॉइंट में हमने कहा कि अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, और डी पॉइंट में हमने कहा रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस होती हैं। अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बट आज के लिए इतना हम पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको याद कर लो, एटलीस्ट इसको समझ लो। आगे भी लिस्ट कंटिन्यू रहेगी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।